गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ठीक होंगे। जैसा कि हम साइंस में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसमें इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने बहुत अच्छे प्रकार से आप सभी बच्चों को समझाया था। जैसा कि अब हम इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका प्रयोग हम IUPAC पद्धति के द्वारा इसमें लेंगे, और जिन बच्चों ने IUPAC नहीं पढ़ी है वो हमारी इससे पहले वाली वीडियो में अपनी IUPAC कंप्लीट कर लें, क्योंकि बिना IUPAC के ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन थ्योरिकल हैं जो समझ आ जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो समझ में आसानी से नहीं आएंगे, तो इसलिए उनके लिए सभी बच्चों को IUPAC हमें पढ़नी होगी। तो देखिए इसमें नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें कहा है कि दो एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम व अणुसूत्र लिखिए। तो हमें दो एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम बताने हैं और उनका अणुसूत्र भी हमें लिखना है। मैंने ये क्वेश्चन पहले से ही लिख करके रखे हैं और ये अपने आधार पर ही मैंने इनको तैयार किया है, और थ्योरी भी मैंने अपने स्वयं के अकॉर्डिंग ही इसको लिखी है, ताकि आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर सकें और सभी बच्चों के साइंस और मैथ में 100% मार्क्स आ सकें। ऐसा मेरा प्रयास है और सभी बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं। एक तो होता है एथिलीन और दूसरा होता है एसिटिलीन। पहले नंबर पर एथिलीन, दूसरे नंबर पर एसिटिलीन। तो हमें क्या करना है, इनके फार्मूले सूत्र लिखने होंगे। जैसे कि एथिलीन का जो फार्मूला होता है, यानी इसमें इन लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें इसका फार्मूला लिखना है। तो इसका फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इसका फार्मूला है, ये हमें याद करने होंगे। इसमें दो कार्बन हैं और इसी प्रकार से अब हमारा दूसरे नंबर पर है एसिटिलीन। तो इसका जो है वो अणुसूत्र है, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो मैंने IUPAC पढ़ाई थी तो उससे नेक्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि ये सब समझ आ सके और इनको केवल याद ही रखना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा है कि निम्न यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। किस किस का लिखना है, पेंटेनॉन 3 और 2 प्रोपेनॉल। तो हमें ध्यान रखना है पेंट कब होता था, जब हमारे 5 कार्बन आते थे। और यहाँ पे एन यदि एन है तो सिंगल बॉन्ड के साथ में होता था। और ऑन कब आएगा, यहाँ पे नॉन लिखा है लेकिन संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है। ऑन कब आता था हमारा, जब हमारा कीटो ग्रुप अर्थात कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ होता था। और यहाँ दूसरे नंबर पर है प्रोपेनॉल, यानी अब हमारे पास में ये ध्यान देना होगा ऑल किस में होता था, जो अल्कोहल ग्रुप होता था, जिसमें शॉर्ट में हम ऑल का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से हमें इनका नामांकन करना है। तो यदि मैं पेंटेनॉन यहाँ लिखूँ तो मुझे क्या करना होगा, 5 कार्बन लेने होंगे। थोड़ा रफली मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 5 कार्बन, 1 2 3 4 और एक 5, ये 5 कार्बन। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन हमेशा अपनी हाइड्रोजन के किन्हीं 4 हाइड्रोजन के साथ में क्या करता है, वो अपनी बॉन्डिंग पूरी करता है। इस प्रकार से ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से। तो यहाँ हम क्या करें, इनके बीच में हमें बॉन्ड लेना होगा, लेकिन इसमें जो हमें लिखना होगा सबसे पहले, वो यहाँ लिखना होगा CH3। और अब क्या करना होगा, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड की बात चल रही है तो सिंगल बॉन्ड लगाना होगा। और आगे जो मैं लिखूँगा इसको लिखूँगा मैं CH2
क्योंकि ये तीन हाइड्रोजन हैं तो एक इसके साथ ले लेगा, 4 कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगला, अब यहाँ पे C है तो यहाँ क्या करूँगा मैं, तीसरे नंबर पर कीटो जोड़ना पड़ेगा मुझे, और यहाँ इसको लिख दूँगा, बॉन्ड से जोड़ दूँगा कार्बन कार्बन को, और यहाँ लिख दूँगा CH2। फिर यहाँ बॉन्ड लगा दूँगा, फिर इसका नाम लिखूँगा मैं क्या, CH3। इस प्रकार से 1 2 3 4 5। इसकी काउंटिंग चाहे कहीं से भी कर लो, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है दोनों ओर से बराबर बैठ रहा है, 1 2 3 1 2 3, तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। तो हम इसमें काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। और इसमें हमें इसका नाम जो लिखेंगे तो यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि यहाँ जो मैंने जोड़ा है यहाँ, क्योंकि पेंटेनोन 3 यानी 3 पर जो है ऑन जुड़ा हुआ है, कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें हमारे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन पर क्या होता है, पेंट। और अगले नंबर पर हमें देखना होगा कि बॉन्ड प्लस, बॉन्ड नेम लिखना होगा 1 2 3 4, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ देखना होगा क्या है, हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो हमें इस पे ध्यान रखना होगा। तो इसको हमें क्या लिखना होगा, N, सिंगल बॉन्ड के लिए N। अब ये यहाँ पे ये इसका डबल बॉन्ड देखना नहीं, क्योंकि कीटो ग्रुप का है ये। और इसमें जो है तीसरे नंबर पर कौन है, यानी 1 2 3 तीसरे नंबर पर कौन है, यानी ऑन, कीटो ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ऑन। इस प्रकार से। तो अब इसका संधि विच्छेद करके लिखते हैं हम, पेंट एन, इस पे लगा देंगे मात्रा, पेंटेन। और यहाँ पर मैंने नंबर और शब्द के बीच में, यानी नंबर और शब्द के बीच में क्या डैश मारना है, डैश लगाना है, तो 3 ऑन। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या करना है कि ये ऑन हमें यहाँ लगा देना है इसका। अब इसके साथ में एडजस्टमेंट कर देंगे इसका, पेंटे नॉन, इसका संधि विच्छेद कर देंगे, पेंटेनॉन, और ये 3 ऐसे लिख देंगे। ये पहले रख दें या आगे लिख दें, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखना होगा कि अब हमें इसका ये वाला फार्मूला लिखना होगा, CH3, यानी पहले वाले पॉइंट को हमें यहाँ लिखना होगा। ये पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट यहाँ मैं लिख देता हूँ CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, और सिंगल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रकार से अब यहाँ देख लेंगे 1 2 3 4 5, 5 पे भाई 5 कार्बन पे पेंट होगा। और हमें क्या करना होगा, यहाँ तीसरे नंबर वाले कार्बन पर, यानी तीसरे कार्बन पे क्या है, कीटो ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा O। इस प्रकार से। अब इसी के साथ में दूसरा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा पॉइंट। तो यहाँ मैंने एक चीज़ बताई थी इसकी बॉन्डिंग चेक करने के लिए, कि जैसे ये कार्बन है तो मैं इसका संरचनात्मक सूत्र अगर मैं खोलूँगा, यहाँ जैसे C लिखा हुआ है, तो कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो 3 हाइड्रोजन मैंने बॉन्डिंग के साथ में जोड़ दिया है, और एक बॉन्ड इसका हो जाएगा। इसको फार्मूले को खोलना, C, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो। इसके बाद में कार्बन है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ जोड़ देंगे। फिर आगे कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 और 1 3। तो अब हम इसको चेक करते हैं, तो देखेंगे कि इस वाले कार्बन के बॉन्ड चेक करो, 1 2 3 4, ये वाला कॉमन है, फिर इसके लिए 1 2 3 4, फिर इसके लिए 1 2 और 2, ये रहे 4। इसके बाद में इस वाले के 1 2 3 4, इस वाले के चेक करेंगे 1 2 3 4, इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएंगे।
तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में इसी प्रकार से हमें लिखना है, क्योंकि मैंने करा दिए है, बार बार थोड़ा समय ख़राब होगा, तो इसलिए मैं इसको सीधा सीधा लिख देता हूँ। तो इसको जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा CH3, और यहाँ CH ले लेंगे और इसके बाद में यहाँ CH3 लिखेंगे, और इसके बाद में क्योंकि यहाँ पे जो कहा है 2 यानी दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है ग्रुप जो है, यानी एल्कोहल ग्रुप जो है, इसका मतलब दूसरे नंबर पर जुड़ा होगा। तो इधर से देख लो या इधर से देख लो, दूसरे पर ही आ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, यानी OH ग्रुप यहाँ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। ये 2 पहले रख दें या बाद में रख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जो है यानी 1 2 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप आता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए N, और ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्कोहल ग्रुप, तो यानी कौन से दूसरे नंबर पर जुड़ा है, 2 ऑल। तो संधि विच्छेद करके इसी प्रकार से इसका भी हम लिख देंगे। आगे चलेंगे। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 27 डालना था, लेकिन कोई बात नहीं। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, यानी अनुप्रयोग जो है वो ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो हमें केवल एक, मैंने बहुत ही आसान थ्योरी के साथ में इसको लिखा है और इसको समझना है और देखना है। यहाँ देखें, कार्बन को वायु की उपस्थिति में, कहने का मतलब ये कार्बन का टुकड़ा है और उसको खुली हवा में क्या करेंगे, उसको जलाया जाएगा, खुली हवा में रख के उसको जला जाएगा। तो इसलिए वायु की उपस्थिति में जलाने पर उसको जलाया जाएगा। कार्बन को जलाने पर क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण तथा बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा, होना ही होना है। क्योंकि जब हम कार्बन की क्रिया O2 के सापेक्ष करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी और जल। तो जल जो हमारा वातावरण है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन जो है वायु में मिलेगा, तो जब इस वातावरण में मिल जाएगा तो ये ओस के रूप में, यानी ओस के रूप में जो हमें क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। किसके रूप में, ओस के रूप में जल प्राप्त होगा तथा बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होगा, क्योंकि इससे ऊष्मा भी प्राप्त होगी। कार्बन के टुकड़े को जब जलाएंगे, सीधी सी बात है, तो ऊष्मा तो हमें प्राप्त होनी है, और इससे क्या होगा, प्रकाश भी उत्पन्न होगा। तो इसलिए प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उसने कहा है क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पूरी थ्योरी इसके अकॉर्डिंग ही लास्ट में हमने लिख दिया है, करने के लिए किया जाता है। तो आप देखेंगे इसकी एक रिएक्शन दे देंगे हम, जैसे में भाई यहाँ देखना है कार्बन, हमें क्या लेना है, कार्बन। सबसे पहले हम यहाँ क्या लेंगे, कार्बन ले लिया। कार्बन को वायु की उपस्थिति में, यानी कार्बन को खुली हवा में जलाएंगे, तो यानी वायु का फार्मूला क्या होता है, O2। क्या होता है, O2 होता है। तो इसकी क्या करेंगे हम, इसको क्या कर रहे हैं, उपस्थिति में जला रहे हैं, यानी इसको क्रिया करा रहे हैं, जला रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब कार्बन के O2 की क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाएगी। और इसमें क्या है कि जल हमें इसमें शो नहीं करना है, क्योंकि ये तो वायुमंडल में उपस्थित जब ये गैस मिल जाएगी तो क्या होगा, वायु उसमें, तो ये ओस के रूप में ये हमें जल प्राप्त होता है। लेकिन हमें इसमें जल शो नहीं करना है, केवल समझने के लिए बताया गया है। बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें प्लस करके ऊष्मा लिख सकते हैं, ऊष्मा प्लस प्रकाश, इस प्रकार से। ये कंप्लीट मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, साबुन के निर्माण में प्रमुख 2 पदार्थों
साबुन के निर्माण में प्रमुख 2 पदार्थों के नाम लिखिए। अब साबुन के निर्माण करने में हमें क्या लिखना होगा, यानी 2 पदार्थों के नाम लिखने होंगे। स्टीयरिक अम्ल और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टीयरिक अम्ल, तो स्टीयरिक अम्ल का जो हमें फार्मूला लिखना है वो किस में, यानी साबुन के निर्माण में जो यानी 2 पदार्थ जो उपयोग में लाए जाते हैं हमें उनके नाम लिखने हैं। तो इनका हमें क्या करना होगा, नाम लिखना होगा। जैसे कि इसका जो नाम होता है C17 H35 और COOH। ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको चलो दोबारा लिख देते हैं। C17 H35 COOH। स्टीयरिक अम्ल C17 H35 COOH, ये इसका सूत्र होता है। तो इसका सूत्र शो कर देंगे यहाँ पर। तो इसके बाद में अब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टीयरिक अम्ल है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये कठोर साबुन होता है, ये कठोर में आता है। अगर यहाँ पे मैं Na और लिख दूँ तो ये कठोर साबुन हमें बन करके प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इससे आगे वाला क्वेश्चन और समझ आ जाएगा। तो इसके हमें केवल सूत्र लिखने हैं और इसके 2 नाम, स्टीयरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13, साबुन का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। तो साबुन का रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है। तो मैंने क्या किया है, 2 साबुन के यहाँ पर नाम लिख लिए हैं। हमें कोई से एक साबुन का नाम दे देना है यहाँ पर। तो ये सोडियम स्टीयरेट, इसका नाम लिखना है हमें, ये साबुन है। और ये दूसरा साबुन है पोटेशियम स्टीयरेट। तो अब क्या करना है इसमें इसका नाम लिख देना होगा, जैसे कि C17 H35 COOH। और यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ सोडियम हम और लिख देंगे, मतलब Na इसके आगे लिख देंगे। तो ये जो होता है हमारा, ये कठोर साबुन होता है। ये जो होता है ये कठोर साबुन होता है C17 H35 COOH Na। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कठोर साबुन होता है ये जल के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, ये बहुत कम झाग देता है। ये जो है ये बहुत कम झाग देता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये कठोर साबुन है। देखा होगा जो कठोर साबुन होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो वो जल के साथ जो है वो बहुत कम झाग देता है। तो इसलिए जो है अब यहाँ पर ध्यान देना होगा पोटेशियम स्टीयरेट। तो अब हमें इसका पोटेशियम स्टीयरेट का फार्मूला लिखना होगा। तो यहाँ पर जो है हमें ध्यान रखना होगा, फार्मूला तो सेम वैसे ही है, C17 H35 COO। और यहाँ पर ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पोटेशियम है, तो पोटेशियम है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ K और जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये कठोर साबुन होता है और ये मृदु साबुन होता है। मृदु साबुन जो होता है वो झाग अच्छे देता है, और ये जो है
नहाने के काम में आता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13 में है मृदु साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मृदु साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर, वसा या तेलों की क्रिया। भाई मैंने इसको बहुत आसान लैंग्वेज से लिखा है, सबको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसमें शब्द छोटे हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ देखना है कि मृदु साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो हमें बहुत कम शब्दों में साबुन की परिभाषा देनी है। देखो, अब साबुन बनता कैसा है? वसा या तेल, वसा या तेलों की क्रिया। ठीक है ना। वसा ले लें या तेल ले लें, ठीक है। वसा या तेलों की क्रिया, ठीक है नहीं। वसा या तेलों की क्रिया कास्टिक पोटाश से कराने से। कहने का मतलब ये वसा की या तेलों की क्रिया जो है वो किसके साथ में कराएंगे? कास्टिक पोटाश के साथ में। कास्टिक पोटाश से कराने पर मृदु साबुन प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं? मृदु साबुन प्राप्त होते हैं। किस किस की क्रिया कराने पर? वसा या तेलों की क्रिया कास्टिक पोटाश से, यहाँ पर कोमा लगा लेंगे, क्रिया कास्टिक पोटाश से कराने पर मृदु साबुन प्राप्त होते हैं। ये साबुन जल के साथ अधिक झाग देते हैं। ये जो साबुन होते हैं वो जल के साथ में अधिक झाग देते हैं, क्योंकि मृदु साबुन मैंने भी बताया है कि जो मुलायम साबुन होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, वो झाग अधिक देता है, अधिक झाग देते हैं तथा नहाने आदि के प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें से तो कोई एक नाम दे देना था हमें, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख देनी है। ये नहाने के प्रयोग में लाए जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये लर्न भी हो चुका होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है। तो 32 क्वेश्चन में देखेंगे, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? तो हमें पता है, अच्छी तरह जानते हैं कि डिटर्जेंट जो होता है वो कठोर जल हो, है ना। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये डिटर्जेंट जो है दोनों प्रकार के जलों में, चाहे वो कठोर जल हो चाहे वो मृदु जल हो, दोनों प्रकार के जल में वो बराबर ही झाग देता है, मतलब वो झाग देता है। कहने का मतलब ये है। तो इसमें जो इसका आंसर लिख देंगे, इसमें कहा जो है कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं है, कि वो जल कठोर है अथवा नहीं है। नहीं में मतलब ये सम्मिलित कर लेंगे कि वो मृदु हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है ना, नहीं लिखेंगे। और चाहे तो इसके आगे हम एक लाइन और लिख सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो दोनों प्रकार के जल के साथ झाग देता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि डिटर्जेंट दोनों प्रकार के जल के साथ झाग देता है। नहीं, इसका आंसर है नहीं। इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो दोनों प्रकार के जल के साथ झाग देता है। अगर मान लीजिए कि किसी एक जल के साथ में वो झाग दे और एक के साथ ना दे, तो उसका हम पता लगा सकते हैं कि वो जल कठोर है अथवा नहीं है। अगर जल कठोर है तो झाग नहीं देने का, और यदि जल मृदु है तो वो झाग देगा। लेकिन डिटर्जेंट एक ऐसा पाउडर होता है कि ये दोनों जलों के साथ में, यानी कठोर जल के साथ में और मृदु जल के साथ में, ठीक है नहीं,
तो कठोर जल और एक जल यानी भारी जल होता है और एक जल, जल का फार्मूला होता है H2O और कठोर जल का होता है D2O। क्या होता है? D2O। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों कि ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा और होमवर्क में हम इसको लर्न करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं होमवर्क में हमें क्या करना है, इसको लर्न करना है। और यदि सभी बच्चों को हमारा चैनल पसंद आया है या आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके प्रति लगाव रखते हैं और आपके प्रति ही हम एकदम बहुत आसानी के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और सभी के लिए एक आसान ट्रिक के साथ क्वेश्चन लाते हैं। तो कम से कम हमें एक लाइक तो मिल जाए तो हम ये समझें कि हमें मोटिवेशन आप सभी बच्चों की तरफ से वो मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी अच्छे से तैयारी करें और आप सभी बहुत जल्दी सफल हों, मैं ये आशा करता हूँ। ईश्वर से आपके लिए धन्यवाद।